प्रदेश में धार्मिक पर्यटन को मिलेगी नई दिशा। मानसखंड मंदिर माला मिशन की होगी शुरुआत। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट कर दी जानकारी। देवभूमि में पीएम मोदी और सीएम योगी की रैली से होगा बीजेपी का चुनावी आगाज। कार्यक्रमों पर लगी मोहर। 25 मई से दून दिल्ली के बीच चलेगी वंदे भारत एक्सप्रेस। सिर्फ 3 घंटे का होगा सफर। पीएम मोदी करेंगे शुभारंभ। आपातकाल पर डॉक्यूमेंट्री बना रही बीजेपी 25 जून को देश भर में दिखाएगी। तरुण चुग ने बताई रणनीति। यमुनोत्री आए यूपी व राजस्थान के 2 यात्रियों की मौत। 8400 यात्री रवाना हुए केदारनाथ। बद्रीनाथ धाम में हेल्प डेस्क की स्थापित। प्रदेश में 27 मई तक चक्रवाती तूफान का अलर्ट। बिजली विभाग में छुट्टियां रद्द। सभी को अपने दफ्तर में तैनात रहने के निर्देश। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। खबरों की शुरुआत करते हैं। हरिद्वार जिले में सोशल मीडिया पर हो रही हथियारों की नुमाइश। हरिद्वार पुलिस के लगातार कार्रवाई करने के बाद भी नुमाइश करने वाले अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। सोशल मीडिया पर कोई हथियारों से फायरिंग कर रहा है तो कोई हथियारों के साथ अपनी फोटो खिंचवा रहा है, सोशल मीडिया पर अपलोड कर रहा है। हरिद्वार पुलिस ऐसे लोगों पर अपनी नजर गड़ाए है। बीते दिनों में ऐसे लोगों पर मुकदमा दर्ज कर जेल भेजा गया। हर्ष फायरिंग की वजह से कई लोगों की जान भी जा चुकी है और उसके बाद भी ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। ताजा मामला सोशल मीडिया पर एक ही युवक के 3 अलग अलग वीडियो तेजी से वायरल हुए हैं जो कि सामने आ रहे हैं और इस वीडियो में युवक हवाई फायरिंग करता हुआ नजर आ रहा है। सूत्रों की माने तो ये वीडियो हरिद्वार के ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र का बताया जा रहा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि हथियारों से नुमाइश करने वाले व्यक्ति पर किस तरह से कार्रवाई होती है। मेरा बेटा हीरो था और वह हीरो ही रहेगा। कि मेरे वर्गा बस मैं ही हाँ, कोई होर नहीं हो सकता। लब के देख ला जाए कि मेरे वर्गा बस मैं ही हाँ, कोई होर नहीं हो सकता। लब के देख ला जाए। बढ़ते आगे, जनपद उधम सिंह में खटीमा के सुरई वन रेंज में बनी वर्षों पुरानी मजार को ध्वस्तीकरण की कार्रवाई से बचाने के लिए आज भारी संख्या में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा और उत्तराखंड दिव्यांग सशक्तिकरण एसोसिएशन के कार्यकर्ताओं ने खटीमा उप जिलाधिकारी को ऐतिहासिक मजार से जुड़े तथ्यों से संबंधित साक्ष्य सौंपकर मजार न तोड़े जाने की गुहार लगाई है। और इस दौरान साक्ष्य के आधार पर लोगों ने कहा है कि मई 1943 में खंडहर में तब्दील मजार को तत्कालीन वन रेंज अधिकारी चतुर्वेदी ने मजार का पुनर्निर्माण कराया था और ये लगभग 157 वर्ष पुरानी ऐतिहासिक मजार है जिससे मुस्लिम वर्ग के साथ ही विभिन्न वर्गों के लोगों की भावनाएं और आस्था जुड़ी हुई है। और इस जगह पर वर्ष के एक बार भव्य मेले का भी आयोजन किया जाता है। भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। लोगों ने इस ऐतिहासिक मजार को अवैध कब्जा न मानकर इसे संरक्षित रखे जाने की गुहार प्रशासन से लगाई है। मजार के लोग मेरे पास आए थे। उनका कहना है कि जो सुरई रेंज में एक मजार बनी हुई है वो काफ़ी पुरानी है, लगभग 157 वर्ष पुरानी हजरत नजू मियाँ की मजार है। और इसके उसमें उन्होंने कुछ साक्ष्य भी मेरे को दिए। कोई किताब का एक एक्सट्रैक्ट निकाला, उसका हिंदी तर्जुमा मेरे को दिया हुआ है प्रिंट आउट करके। तो एक जांच का विषय है। एसडीओ फॉरेस्ट को मैं जांच करने को दूंगा। अगर ये पाया जाता है कि काफ़ी वर्षों पुरानी तो नियमानुसार कार्रवाई की जाए। बढ़ते आगे, एनएच 534 पर शनिवार को दुगड्डा फतेहपुर के बीच एक तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रक खाई में जा गिरा जिसमें उसका चालक गंभीर रूप से घायल हो गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार दुगड्डा बैरियर पर एक व्यक्ति द्वारा दुगड्डा से लगभग 2 किलोमीटर आगे पौड़ी रोड पर एक ट्रक के गहरी खाई में गिरने की सूचना पुलिस को दी गई और इस पर चौकी प्रभारी द्वारा मैं पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। बचाव उपकरणों के साथ
त्वरित कार्रवाई करते हुए स्थानीय लोगों की सहायता से दुर्घटनाग्रस्त ट्रक में गंभीर रूप से घायल ट्रक चालक को गहरी खाई से सकुशल रेस्क्यू कर उपचार हेतु 108 के माध्यम से कोर्ट द्वारा अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका उपचार चल रहा है। आज यार जरा 2-4 और आ जाओ। रामनगर शहर व आसपास के ग्रामीणों क्षेत्रों में के अलावा अगर बात की जाए तो ग्रामों में रह रहे लोगों को हटाए जाने के लिए कई विभागों द्वारा मकान खाली करने के नोटिस देने की कार्रवाई की गई है। विभागों का कहना है कि ये सभी लोग सरकारी जमीनों पर अवैध रूप से कब्जा करने के साथ ही अतिक्रमण करके बैठे हैं। जिन क्षेत्रों में नोटिस देने की कार्रवाई की गई, तब से ही यहां रह रहे लोगों की अपने आशियाने को बचाने के लिए आंखों से नींद उड़ चुकी है और वहीं कई घरों में चूल्हे जलने भी बंद हो गए हैं। सरकार के इस फैसले के खिलाफ लगातार पीड़ित लोग धरना प्रदर्शन के माध्यम से सरकार को आगाह कर रहे हैं, जिसको लेकर रविवार को वन परिसर में एक विशाल महापंचायत का आयोजन किया गया। चाहे वो पीडब्ल्यूडी हो, चाहे वो कैनाल विभाग की आप राजनीति कर रहे हैं। इस देश की जनता के पास कोई अधिकार है कि नहीं है, ये सवाल पूछने की जरूरत है। हमारा जिंदगी का अधिकार है या नहीं है, ये पूछना हार की शुरुआत होती है। अपने पर भरोसा करिए, अपने समाज पर भरोसा करिए और साथ में खड़े होइए, दूसरे के तकलीफ के साथ खड़े होइए। उसमें से हम लोगों को हटा के रहेंगे और 9 विभाग आपने तय किए हैं। उन 9 विभागों में चाहे वो सिंचाई विभाग हो। लक्सर क्षेत्र में अवैध खनन पर रोक के बावजूद खनन अपनी चरम सीमा पर है। खनन माफिया रात के अंधेरे में जेसीबी से खनन के खेल को अंजाम देते हुए गंगा का सीना चीर रहे हैं और जिससे सरकार को लाखों के राजस्व का नुकसान हो रहा है। माफिया खनन क्षेत्र में अपने फील्डर्स से रेकी करवाते हैं और इसके बाद खनन के खेल को प्रशासन की नाक के नीचे अंजाम देते हैं। पुलिस प्रशासन की कार्रवाई से बचा जा सके। लक्सर में आधी रात को बाढ़ गागा में जेसीबी गरजने लगती है और वहीं लक्सर उप जिलाधिकारी गोपाल राम खनन पर लगातार टीम के द्वारा कार्रवाई की बात कही जा रही है, जबकि तहसील प्रशासन ने ट्रैक्टर और ट्रॉली पर कार्रवाई के अलावा जेसीबी पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। खनन के इस खेल को लेकर लक्सर विधायक मोहम्मद शहजाद ने चीफ सेक्रेटरी को पत्र लिखकर कार्रवाई के साथ ही प्रदेश के मुख्यमंत्री से मिलकर इस मुद्दे को रखने की बात कही है, ताकि सरकार को खनन पर राजस्व का नुकसान ना हो और माफियाओं पर कार्रवाई की जा सके। रात मेरे पास भी काफ़ी फ़ोन आए हैं और वीडियो भी कुछ लोगों ने भेजी है खनन करते हुए। मैं जल्दी ही चीफ सेक्रेटरी को चिट्ठी लिखूंगा और सीएम साहब से बात करूंगा इस विषय में। खनन हो लेकिन जेन्युइन हो। जो ये माफियावाद का खनन है ये क्षेत्र के लिए घातक है और मैं पहले भी इसके खिलाफ था और आज भी इसके खिलाफ हूँ। लगातार हमारी टीम काम कर रही है, लेकिन खनन की जो अवैध खनन की शिकायतें प्राप्त हो रहे हैं उस पर हम लोग काम कर रहे हैं और लगातार वाहनों को पकड़ भी रहे हैं और आगे भी इस तरह की कार्रवाई जारी रखी जाएगी और इसको सख्ती से निपटा जाएगा। बढ़ते आगे, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिला स्थित गागलहेड़ी थाना क्षेत्र के मल्ली गांव निवासी 18 वर्षीय उवेश बीती 14 मई से लापता था, जिसकी तलाश में पुलिस और परिजन जुटे हुए थे। वहीं पुलिस जांच में सामने आया है कि लापता हुए उवैश के 16 वर्षीय छोटे भाई शोयब ने अपने भाई को नहर में धक्का दे दिया था। मामले की जाँच करते हुए पुलिस शोयब को लेकर उक्त स्थान पर पहुंची थी, जहां पुलिस से छूटकर शोयब ने गंग नहर में छलांग लगा दी थी। दोनों की तलाश के लिए यूपी और कलियर पुलिस एसडीआरएफ की टीम ने गोताखोरों के साथ मिलकर दोनों भाइयों की तलाशी का अभियान चलाया था। गुरुवार को रेलवे पुल के पास बड़े भाई उवेश का शव मिला था। आज रविवार की सुबह असफ नगर झाल में एक शव मिलने की सूचना पुलिस को मिली है। मोनू की मदद से शव को बाहर निकाला गया। शव की शिनाख्त पुलिस से छूटकर गंगा नहर में छलांग लगाने वाले छोटे भाई शोयब के रूप में हुई है। पुलिस ने शोयब के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सरकारी अस्पताल भेजा गया है।
बढ़ते आगे, सरोवर नगरी नैनीताल में गुरु अर्जुन देव जी महाराज का शहीद दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर नगर के मल्लीताल स्थित गुरुद्वारे में मॉल रोड होते हुए झांकी निकाली गई। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की शोभा यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं ने सुंदर झांकियां व अन्य अलग अलग तरह की झांकियां निकाली। झांकियां अमृतसर, बाजपुर, रुद्रपुर, हल्द्वानी, नैनीताल के इस महापर्व में हिस्सा लेने के लिए पहुंची हैं। झांकी के कलाकारों में अपनी अलग अलग कलाओं व करतब का सुंदर प्रदर्शन किया। सैकड़ों की संख्या में सिख धर्म के बच्चों और महिलाओं और बुजुर्गों ने इस शोभा यात्रा में पैदल गुरु जी के भजन गाकर मार्च किया। शोभा यात्रा के दौरान मॉल रोड में झाड़ू मारकर और पानी डलवाकर मार्ग की साफ सफाई की गई। गुरुद्वारा समिति ने शहर के अलग अलग स्थानों में मीठा जल, लस्सी के स्टॉल लगाकर श्रद्धालुओं व मौजूद लोगों के लिए मुफ्त में वितरण किया। भ्रमण के बाद शोभा यात्रा को मल्लीताल स्थित गुरुद्वारे में संपन्न किया गया। पर्यटकों ने भी शोभा यात्रा का हिस्सा बनकर पुण्य कमाने का काम किया। ये गुरु अर्जुन देव जी महाराज का शहीदी गुरुपर्व जो हर साल नैनीताल में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, इस साल भी उसी तर्ज पे मनाया जा रहा है, जिसमें बाहर से आई संगत काफ़ी शिरकत करती है। और ये वाया माल रोड से तलीताल से वापस मल्लीताल आएगा, जिसमें रागी जत्थे, कथावाचक, गतका पार्टी, स्कूल के बच्चे सब शिरकत करते हैं और जिसमें रास्ते में प्रसाद का वितरण भी किया जाएगा। नैनीताल में काफ़ी सालों से मनाया जाता है, क्योंकि इसमें ऐसा बनाया गया है कि प्लेन्स में गर्मी का टाइम होता है, इसलिए गुरुपर्व नैनीताल में विशेष तौर पे मनाया जाता है। इसलिए संगत सारी आसपास इलाके की तराई की संगत नैनीताल आके इसमें तलीताल और मल्लीताल थाने की पूरी फोर्स, सीओ मैडम और टीआई साहब और टीएसआई साहब सबको लगाया गया है। रूट बिल्कुल क्लियर रखा जाएगा और जो माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश हैं उसका अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा। इसमें ट्रैफिक डाइवर्ट रहेगा, माल रोड पे कोई भी ट्रैफिक नहीं आएगा। राजभवन की तरफ से ट्रैफिक को डाइवर्ट किया गया है और बाकी ये रूट 0 रहेगा जहाँ पर नगर कीर्तन चलेगा। बाकी सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद रहेंगी, हर जगह हर ड्यूटी पॉइंट पर पुलिस नियुक्त है और उनकी सुविधा के लिए ही पूरा ट्रैफिक प्लान बनाया गया है, ताकि जो पर्यटक आ रहे हैं उनको किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। बढ़ते आगे, सिंचाई विभाग के प्रधान सहायक से खुद को विजिलेंस की टीम बताकर 1 लाख की रंगदारी मांगने के मामले में हल्द्वानी पुलिस ने 2 पत्रकारों समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपी एक महिला पत्रकार अभी फरार है। 3 अभियुक्तों से 1 लाख की रकम में से 90,000 पुलिस ने बरामद कर लिए हैं। 2 अभियुक्तों के पास से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का आई कार्ड भी बरामद किया गया और उनका पहले भी आपराधिक इतिहास रहा है। बताया जा रहा है कि 18 मई को 3 महिला और 1 पुरुष विजिलेंस अधिकारी बन सिंचाई विभाग के हल्द्वानी कार्यालय पहुंचे और सिंचाई विभाग के प्रधान सहायक को डरा धमकाकर उनकी वीडियो वायरल करने और जान से मारने की धमकी दी गई। इसके बाद पीड़ित ने हल्द्वानी कोतवाली में अज्ञात अभियुक्तों के खिलाफ 1 लाख रुपए वसूल करने के विरुद्ध मामला दर्ज कराया। पुलिस ने अपनी जांच शुरू की। सीसीटीवी के आधार पर 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। कोतवाली हल्द्वानी में रंगदारी का एक सनसनीखेज प्रकरण सामने आया। इसमें मुख्य अभियंता सिंचाई विभाग के कार्यालय में तैनात जो बाबू थे, उनके पास 4 लोग आए और उन्होंने उनकी कोई वीडियो दिखाने के बाद कहा कि ये आपकी एक रिकॉर्डिंग हमारे पास से है और आप इसमें पैसे दीजिए, नहीं तो हम आपकी शिकायत करेंगे। वो डर गए और उसके बाद 1 लाख रुपये उन्होंने डरा धमका कर ले लिए। उनके पास पैसे नहीं थे, वो पैसे उन्होंने अलग अलग सोर्सेज से इकट्ठे किए और उसके बाद इन चारों को दिए। ये चारों के खिलाफ अभियोग पंजीकृत कोतवाली हल्द्वानी में हुआ। ये अभियोग धारा 386, 419, 420 आईपीसी में दर्ज किया गया। एक टीम बढ़ते आगे, 25 मई से 27 मई तक उत्तराखंड में होने जा रहे G20 सम्मेलन को लेकर प्रदेश शासन को दिशा निर्देशित करने के बाद प्रशासन द्वारा जौलीग्रांट एयरपोर्ट, रानी पोखरी और ऋषिकेश में चल रहे साजो सज्जा और सौंदर्यीकरण के कार्यों का निरीक्षण कर अधिकारियों को जल्द से जल्दी सभी कार्य पूरे करने के निर्देश कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने दिए। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल आज तमाम अधिकारियों के साथ G20 सम्मेलन की तैयारियों का निरीक्षण करने के लिए जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर पहुंचे। सीडीओ देहरादून झरना कामठान और MDDA उपाध्यक्ष और सूचना आयुक्त बंशीधर तिवारी के नेतृत्व में तमाम अधिकारियों से कैबिनेट मंत्री ने विस्तृत जानकारी ली और सभी कार्यों को पूरा करने के लिए निर्देशित किया।
G20 के 3 बैठकों का सौभाग्य हमारे उत्तराखंड को मिला है करने के लिए, और एक बैठक हमारी रामनगर में हुई है और दूसरी बैठक अभी हमारे यहाँ ऋषिकेश में जो 24-25 मतलब 24 के बाद 25-26-27 को होने वाली है, उसको लेके तैयारियों को देखने के लिए मैं आया हूँ। निश्चित रूप से मुझे खुशी है कि हमारे विभागों के द्वारा बहुत तेज़ी से इसमें काम किया गया है, और उससे पहले तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद कर रहा हूँ, जो G20 के अध्यक्ष भी हैं, जिनके आशीर्वाद से हमें उत्तराखंड को 3 बैठकें करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, और हम पूरी तरह से तैयार हैं। उत्तराखंड के बारे में आप जानते हैं कि हमारे यहाँ अतिथि देव भव शब्द एक कहा जाता है कि जो भी अतिथि आता है उसके लिए हम बहुत उसे भगवान के रूप में मानते हैं, और उसके स्वागत के लिए जो भी हमारे ऐसे बन पड़ेगा हम कर रहे हैं। G20 का हमारा डेलीगेट आ रहा है, उनके स्वागत के लिए NCC कैडेट्स यहाँ पर होंगे जो कि इन देशों के झंडे लिए यहाँ पर उनका स्वागत करेंगे। तो ये टी पॉइंट पर है, जो जॉली ग्रांट के टी पॉइंट पर है। कितना बड़ा आयोजन? नहीं, ये देश की प्रतिष्ठा और सम्मान को प्रदर्शित करने का एक बहुत बड़ा अवसर है, और उत्तराखंड के लिए भी अपनी समृद्धि को दिखाना, अपनी क्षमताओं को दिखाने का भी बहुत बड़ा अवसर है। तो उसी परिप्रेक्ष्य में शिक्षा विभाग भी जो है शासन के साथ तालमेल बिठा कर चल रहा है। प्रदीप रावत। बढ़ते आगे, रुक करते हैं अगली खबर का। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और समाजसेवी डॉक्टर मोहम्मद हसन नूरी, डॉक्टर MP सिंह, डॉक्टर भूपेंद्र सिंह ने संयुक्त रूप से ठाकुर द्वारा की सीमाओं के अंदर जीवन रेखा सिटी स्कैन एंड डायग्नोस्टिक सेंटर स्थापना की, और जिसका शुभारंभ मुरादाबाद जिले के CMO डॉक्टर MC गर्ग ने किया, और बताया कि ठाकुर द्वारा जनता के लिए एक अच्छी सौगात है। जिले के CMO और डॉक्टर MC गर्ग ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार फर्जी लैबों और झोला छाप डॉक्टर्स पर कार्रवाई कर रही हैं और करती रहेंगी। ठाकुर द्वारा में डायग्नोस्टिक सुविधाओं की कुछ कमी अवश्य चल रही थी। हमारे अस्पताल में भी एक्सरे और पैथोलॉजी की जांचें हो जाती हैं, मगर हमारे डॉक्टर MP सिंह साहब ने CT स्कैन लगाया है, इससे ठाकुर द्वारा की जनता को काफ़ी लाभ हो। हाँ, आप सही कह रहे हैं, लगातार कार्रवाई जारी है। खबरें अभी और भी हैं, यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे जल्द। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ रहे हैं, रुक करते हैं खबरों का। NH 534 पर शनिवार को दुगड्डा फतेहपुर के बीच एक तेज रफ्तार अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी, जिसमें उसका चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार दुगड्डा बैरियर पर एक व्यक्ति लगभग 2 किलोमीटर आगे पौड़ी रोड पर एक ट्रक के गहरी खाई में गिरने की सूचना पुलिस को दी गई, और इस पर चौकी प्रभारी द्वारा बढ़ते आगे, उत्तराखंड सरकार के वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल तमाम अधिकारियों के साथ G20 सम्मेलन की तैयारियों का निरीक्षण करने के लिए जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंचे। CDO देहरादून झरना कामठान और MDDA उपाध्यक्ष सूचना आयुक्त बंशीधर तिवारी नेतृत्व में तमाम अधिकारी मौजूद रहे और विस्तृत जानकारी ली गई। कार्यों को पूरा करने के लिए निर्देशित किया गया। है जॉली ग्रांट एयरपोर्ट से लेकर ऋषिकेश और सम्मान को प्रदर्शित करने का एक बहुत बड़ा अवसर है, और उत्तराखंड के लिए भी अपनी समृद्धि को दिखाना, अपनी क्षमताओं को दिखाने का भी बहुत बड़ा अवसर है। तो उसी परिप्रेक्ष्य में शिक्षा विभाग भी जो है शासन के साथ तालमेल बिठा कर चल रहा है। इस प्रकार से G20 के 3 बैठकों का सौभाग्य हमारे उत्तराखंड को मिला है करने के लिए, और एक बैठक हमारी रामनगर में हुई है, और दूसरी बैठक अभी हमारे यहाँ ऋषिकेश में जो 24-25 मतलब 24 के बाद 25-26-27 को होने वाली है, उसको लेके तैयारियों को देखने के लिए मैं आया हूँ।
निश्चित रूप से मुझे खुशी है कि हमारे विभागों के द्वारा बहुत तेज़ी से इसमें काम किया गया है और उससे पहले तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद कर रहा हूँ, जो G20 के अध्यक्ष भी हैं, जिनके आशीर्वाद से हमें उत्तराखंड को 3 बैठकें करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है और हम पूरी तरह से तैयार हैं। उत्तराखंड के बारे में आप जानते हैं कि हमारे यहाँ अतिथि देव भव शब्द एक कहा जाता है कि जो भी अतिथि आता है उसके लिए हम बहुत उसे भगवान के रूप में मानते हैं। रुक करते हैं अगली खबर का। धर्मनगरी में पुलिस गौ तस्कर बदमाशों पर लगातार कार्रवाई कर रही है। देर रात गौ तस्करों और पुलिस में मुठभेड़ हो गई। हरिद्वार पथरी क्षेत्र के कासमपुर बुढ़ा हेड़ी गांव में पुलिस को सूचना मिली कि कुछ बदमाश खेतों में गौकशी कर रहे हैं। मौके पर पहुंची पुलिस टीम पर बदमाशों द्वारा फायरिंग की गई और जवाबी फायरिंग में पुलिस ने एक बदमाश को घायल कर दिया, साथ ही उसके साथी मौके से फरार हो गए। फरार बदमाशों की तलाश में पूरे जिले में सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। घायल बदमाश को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां से उसे रुड़की अस्पताल रेफर कर दिया गया। विभिन्न थानों में गौकशी और पुलिस के साथ मारपीट के कई मुकदमे दर्ज हैं। ये रात्रि करीब 11 साढ़े 11 के बीच में पथरी थाना क्षेत्र में बुढ़ा हेड़ी गांव पड़ता है। वहां से सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ संदिग्ध लोग वहां पर गांव में देखे गए, जिस पर हमारे आसपास की थाना पुलिस वहां पहुंची थी और वहां पर पता चला कि कुछ लोग वहां गौकशी के लिए इकट्ठा हुए थे। तो जब पुलिस ने उनकी घेराबंदी करी तो वहाँ पर उनको पकड़ने के दौरान उसमें से एक फायर किया गया। जवाबी फायरिंग में भी एक जो उसमें बदमाश था उसको गोली लगी। इसका नाम बाद में पता चला जब्बार है। इसके पूर्व में भी गौकशी के काफ़ी मुकदमे हैं और पुलिस के साथ मारपीट और उसके भी मुकदमे दर्ज है। बाकी अभी भी जानकारी की जा रही है। इसके साथ भी कुछ लोग बताए गए थे जो फरार है, जिसके लिए हमारी खानपुर और आसपास लक्सर की पुलिस टीम कॉम्बिंग में अधिकारियों के साथ लगी हुई है। बढ़ते आगे, रुड़की के रामनगर स्थित रामलीला मैदान में सरकार जनता के द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके अंतर्गत कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने कार्यक्रम में शिरकत की, साथ ही कई योजनाओं का शिलान्यास भी किया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री व अधिकारियों ने जन सुनवाई कार्यक्रम में फरियादियों की समस्याएं भी सुनी और इस दौरान कैबिनेट मंत्री ने जनता की बहुत सी समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण किया। जिन समस्याओं का मौके पर निस्तारण हो सका उन्हें जल्द से जल्द निस्तारण करने के आदेश दिए गए हैं। जिन समस्याओं का निस्तारण मौके पर नहीं हुआ सुनी गई हैं, जिसमें अधिकांश शिकायतें मौके पे ही जिनका निस्तारण किया गया और जो केंद्र सरकार से जुड़ी हुई समस्या है, जैसे रक्षा मंत्रालय की समस्या है, कुछ और अग्निवीर की समस्या है, वो हम केंद्र सरकार को भेज देंगे। नहीं, प्रधानमंत्री जी ही करते हैं उसमें, क्योंकि निश्चित रूप में जो भी बड़ा उपक्रम होता है उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री जी करते हैं। राम यात्रा के अंदर यमुनोत्री के अंदर 2,17,704 लोगों ने दर्शन प्राप्त किए हैं पट खुलने के बाद। गंगोत्री में 2,41,722 लोगों ने दर्शन प्राप्त किए हैं। केदारनाथ में 4,07,328 लोगों ने दर्शन प्राप्त किए हैं। बद्रीनाथ में 3,05,500 लोगों ने दर्शन प्राप्त किए हैं। ये 4 धाम खुलने के बाद जो है 11,72,254 लोगों ने दर्शन प्राप्त किए हैं। इसी के साथ खबर उत्तराखंड में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।